So in previous lecture we have covered what is activators, what are repressors, right? है ना? And जो repressor था उसका इधर अभी हम लोगों ने mechanisms भी देखना है, ठीक है? Now जब भी हम लोग एक्टिवेटर्स की बात करते तो इधर एक्टिवेटर्स के दो डोमेन रहते हैं. Just a second. So I'm not working on it. Just a second. Just a second. Stylus में थोड़ा प्रॉब्लम है. So एक्टिवेटर्स में दो डोमेन रहते हैं एंड टू डोमेन्स, एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन रहता है एंड दूसरा जो रहता है वो जो एक्टिवेशन एक्चुअल एक्टिवेशन कैरी आउट करता है वो रहता है. ठीक है. नाउ if you know about domains, it is good. अगर आपको नहीं पता तो we will see about that. ठीक है. तो जैसे एक्टिव साइट रहता है, now that is also a kind of domain. Okay. now अगर आप देखो इधर तो ये एक जो प्रोटीन्स होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सब यूनिट्स. ठीक है. ओके. तो हो सकता है ये आपका जस्ट अ सेकंड, हो सकता है ये आपका एक्टिव साइट हो. ठीक है. और दूसरा जो होगा वो आपका रेगुलेटरी साइट रहेगा या कुछ जिसमें आपका इंड्यूसर या रिप्रेसर आके बाइंड कर सकता है. ठीक है. एंड इट कैन इन्फ्लुएंस दिस आल्सो. ठीक है. दीज आर सब यूनिट्स. ठीक है. तो एक टाइप का जब हम लोग एंजाइम या प्रोटीन्स देखते हैं तो प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन, मतलब उसके बहुत सारे सब यूनिट्स रहते हैं, उनको डोमेन्स भी बोला जा सकता है, या बहुत सारे प्रोटीन मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. ठीक है. एंड इंडिविजुअल प्रोटीन्स का एक पर्टिकुलर रोल रहता है. ठीक है. ओके. सो फिर से मैं बताता हूँ. तो कॉम्प्लेक्स या मेनी प्रोटीन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स. जैसे हम लोगों ने देखा ट्रांसक्रिप्शन में. ओके. ट्रांसक्रिप्शन में आपने पढ़ा रहेगा इन टी वाई कि आरएनए पॉलीमरेज अकेला नहीं आता. ठीक है. इट हैज मल्टीपल प्रोटीन्स इन्वॉल्व, जिसमें और भी प्रोटीन्स रहते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स रहते हैं जो कि एक्टिवेट करते वो पर्टिकुलर साइट को, एंड देन आरएनए पॉलीमरेज कम्स इनटू द पिक्चर and it binds with other proteins and then transcription initiate होता है. ठीक है. so काफी लंबा प्रोसीजर है, उसमें 40+ प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहते हैं. ठीक है. खाली ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करने के लिए ऐसा नहीं खाली आरएनए पॉलीमरेज है, उधर बहुत सारी चीजें हैं, डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स भी है. ओके. तो वही मैं बात कर रहा हूँ. देयर सो मल्टीपल प्रोटीन्स हो सकते हैं, हर एक प्रोटीन का एक पर्टिकुलर रोल रह सकता है. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल एक डोमेन, अगर एक प्रोटीन है जिसका एक पर्टिकुलर रोल है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं डोमेन से इंडिकेट कर सकते हैं. मोर प्रोबेबली मल्टीपल सब यूनिट्स में एक सब यूनिट को भी हम लोग डोमेन बोला जा सकता है. ठीक है. उनका एक पर्टिकुलर रोल रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल अ डोमेन विल हैव अ डीएनए बाइंडिंग साइट. ठीक है. मतलब क्या डीएनए बाइंडिंग साइट मतलब क्या? नाम से पता चल रहा है किसको बाइंड कर रहे हैं, डीएनए को बाइंड कर रहे हैं. होपफुली आई एम ऑडिबल एवरीवन. यस. ओके. एंड समझ में आ रहा है. तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन नाम से पता चल रहा है डीएनए को बाइंड कर रहा है. ठीक है. ये प्रोटीन का क्या फंक्शन है? डीएनए को बाइंड करना. ठीक है. फिर दूसरा होता है ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स. हम लोग अभी दो डोमेन्स के बारे में खाली लिमिटेड है, बाकी हम लोग नहीं पढ़ रहे. ठीक है. तो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन डोमेन्स, प्रोटीन्स. तो ये क्या कर रहे हैं? डीएनए को बाइंड कर रहे हैं. इसको एक मिनट वापस मैं दिखाता हूँ आपको. इधर एक सिंपल ही डीएनए है. ठीक है. एंड इधर आपका डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन. ठीक है. डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन डीबीपी बोल सकता हूँ सिंपल फॉर्म में. ठीक है. और ये एक पर्टिकुलर साइट में अटैच करेगा. नाउ
Do understand, activators are different and enhancers are different. Okay, enhancers का अलग रोल रहता है. Enhancers कहीं भी हो सकते हैं अक्रॉस द डीएनए, एंड ये कहीं किधर से भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं दूसरे कोई भी आरएनए को या जीन्स को. एग्जांपल हम लोग देखते हैं. दिस आर नॉट enhancers ऑब्वियसली. enhancers का मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ, आपको फटाक से पता चलेगा. नाउ दिस इज enhancer. इसका लोकेशन देखो, आप खाली लोकेशन देखो, होपफुली दिख रहा है आप लोगों को. यस, लोकेशन देखो enhancer का किधर है, इधर है. और किधर इन्फ्लुएंस कर रहा है ये वाले जीन को इन्फ्लुएंस कर रहा है. ठीक है. अब ये जीन इन्फ्लुएंस हुआ तो ये जीन दूसरे जीन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये दूसरे जीन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब दो जीन्स को और इन्फ्लुएंस कर रहा है. ठीक है. और फिर ये एक और एनहांसर आ गया, ये एक और एनहांसर इसको भी इन्फ्लुएंस कर रहा है. ठीक है. ओके, नाउ दिस इज आल्सो एनहांसर, ये इसको एक्टिवेट कर रहा है, फिर ये एक्टिवेट और ये दूसरे को एक्टिवेट कर रहा है, और ये तीसरे को एक्टिवेट कर रहा है. तो क्या हो रहा है, इनहांसर क्या करता है, उसका जो पोजीशन है कहीं भी हो सकता है, वो आगे पीछे कहीं भी जो जीन्स है उसको इनहांस कर सकते हैं, उसका रोल इनहांस कर सकते हैं. एक्टिवेशन होगा या रिप्रेशन होगा, दोनों को इनहांस कर सकते हैं. ठीक है. अगर हम लोग क्रोमोसोम लेवल पे देखें या क्रोमैटिन लेवल पे देखें, तो इनहांसर्स जब मल्टीपल एक ही क्रोमैटिन में बहुत सारे एक ही या बहुत सारे आपके इधर इनहांसर जो रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनको इधर एक नाम दिया गया है. इधर है भाई, इधर नहीं दिया. हाँ, क्रो ओपेरॉन. ठीक है. तो इधर मल्टीपल जीन्स इंटरैक्शंस हो रहे हैं, एंड क्योंकि मल्टीपल इनहांसर्स है. ठीक है. तो मल्टीपल जीन इंटरैक्ट कर रहे हैं और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इनको इनको समझना अभी तक हम लोग ने डिसाइफर नहीं किया. ठीक है. डिसाइफर नहीं किया, मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड्स है जो हम लोगों ने अभी तक डिसाइफर नहीं किया. ठीक है. ये अभी भी अभी इन डेवलपमेंट है, इनको सिग्नलिंग पाथवेज के अंदर भी देखा जाता है. ठीक है. तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वी हैव बेयरली स्क्रैच्ड द सरफेस. ठीक है. इसको समझना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर हम लोगों को ह्यूमंस को और एडवांसमेंट चाहिए. ठीक है. ना हम लोग वापस आ जाते हैं, हम लोग किधर बात कर रहे थे, डोमेन्स के बारे में. तो एक तो डीएनए को बाइंड करता है और दूसरा क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है. ठीक है. तो दो डोमेन्स है. ओके. एंड ये दोनों डोमेन इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो डीएनए बाइंडिंग डोमेन की वजह से आपका एक्टिवेशन डोमेन उधर आता है. ठीक है. एंड वो परफेक्टली आपका एक पर्टिकुलर साइट पे जाके बैठता है, एंड देन फिर वो आरएनए पॉलीमरेज को बुलाता है. ठीक है. अगर ये स्पेसिफिक साइट में नहीं बैठा, मतलब अगर ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन आपका पर्टिकुलर साइट में नहीं बैठा, ठीक है, तो ये एक्टिवेटिंग डोमेन्स काम नहीं करेगा. ठीक है. एंड क्योंकि क्या होता है कि आपके दोनों जो ये प्रोटीन्स है, मैं डोमेन्स बोल रहा हूँ, तो ये दोनों प्रोटीन है, जैसे ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है और ये एक्टिवेटिंग प्रोटीन है, ये दोनों भी कनेक्टेड है. ये दोनों भी कनेक्टेड. मतलब क्या कर रहा है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन एक्टिवेटिंग डोमेन को बुला रहा है और उधर उसको एक पर्टिकुलर साइट पे बिठा रहा है. अगर ये नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करेगा, और ये अकेला आएगा तो ये काम नहीं करेगा. सिंपल. ठीक है. तो दोनों भी इंपॉर्टेंट है. डीएनए बाइंडिंग डोमेन अगर अकेला भी आएगा तो एक्टिवेटर डोमेन चाहिए, ताकि आरएनए पॉलीमरेज आके उधर बैठ जाए. ठीक है. तो अकेले दोनों काम नहीं कर सकते, दे हैव टू रिमेन इन सिनर्जी. होपफुली समझ में आ रहा है. ये बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में सिखाया मैंने. यस, नो बता दो मुझे. यस, ऊपर से जा रहा है, समझ रहे. ठीक है. थिंग इज जब हम लोग अभी
दोनों डोमेन्स या प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं, तो दोनों भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दोनों भी इंडिपेंडेंट, मतलब ये अलग से आएगा और ये अलग से आएगा, बट दोनों को जोड़ना भी पड़ता है। उसके वजह से एक्चुअल एक्टिवेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। एक्टिवेटर्स अलग काम करते हैं, इनहैंसर्स अलग काम करते हैं। इनहैंसर्स मैंने बताया अप एंड डाउन पोजीशन में हो सकते हैं, बट एक्टिवेटर्स आर इन लाइक प्रमोटर रीजन, ठीक है, अपवर्ड्स ऑफ या अपस्ट्रीम ऑफ आपका एक्चुअल जो प्रोटीन कोडिंग रीजन रहते हैं उनमें, ठीक है। तो किसी को डाउट है अभी? यस, कोई पूछ सकता, अगर किसी को डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अभी इधर हाइब्रिड हाइब्रिड सिस्टम्स के बारे में बताया, बट एक रिप्रेसर का हम लोग इधर देख लेते हैं। रिप्रेसर का आई थिंक ऊपर हम लोगों ने शायद कवर किया है, बट ये भी इम्पोर्टेंट है। शायद हम लोगों ने इन प्रीवियस लेक्चर कवर किया, बट मैं रिप्रेसर का मोड ऑफ एक्शन हम लोग देख रहे हैं। खाली 4 टाइप्स के मैकेनिज्म्स है, ठीक है। तो क्या मैकेनिज्म है, ये हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में भी कवर किया था, बट एक बार और रिवीजन चल रहा है इसका। तो रिप्रेसर क्या होता है? रिप्रेसर आपके साइटोप्लाज्म में रह सकते हैं। तो एक टाइप का मैकेनिज्म है कि रिप्रेसर एक्टिवेटर को बांध के रखा हुआ साइटोप्लाज्म में, ठीक है, और जब चाहिए तब वो एक्टिवेटर को रिलीज करेगा, एंड देन एक्टिवेटर अपने एक पर्टिकुलर जो प्रमोटर साइट पे आके बैठेगा, एंड देन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट, ठीक है। तो एक मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ये है। दूसरा क्या हो सकता है कि एक्टिवेटर कैन बाइंड टू प्रमोटर रीजन या अपस्ट्रीम टू प्रोटीन कोडिंग रीजन, बट क्या हो सकता है रिप्रेसर उसके ऊपर आके बैठ जाएगा, मतलब रिप्रेसर विल बाइंड टू एक्टिवेटर एंड इनएक्टिवेटर, ठीक है, इनएक्टिवेट कर देगा। इससे क्या होगा? आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, सिंपल है, ओके। वैसे ही तीसरा मैकेनिज्म ये हो सकता है, एक्टिवेटर इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन प्रमोटर रीजन, ऑलवेज प्रेजेंट ऑन प्रमोटर रीजन, बट क्या होगा, रिप्रेसर इज आल्सो देयर इन साइटोप्लाज्म, बट क्या है, कोई ना कोई ऐसा प्रोटीन है जो कि उसको इनएक्टिवेट करके रखा हुआ है, और जब चाहिए वो उसको एक्टिव, मतलब जब वो एक्टिवेट हो जाएगा, देन इट विल बाइंड टू दिस एक्टिवेटर प्रोटीन या डोमेन जो भी है, एंड इट विल रिप्रेस इट्स एक्टिविटी। अगर रिप्रेस हो गया तो इधर जो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाएगा, वरना जब भी एक्टिवेटर्स रहते हैं ट्रांसक्रिप्शन इट विल ऑलवेज ऑन, ठीक है। लास्ट मैकेनिज्म ये हो सकता है कि एक्टिवेटर का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है, ठीक है, देन रिप्रेसर, तो इधर आपका ट्रांसक्रिप्शन इवेंट होने वाला है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि आपका अगर रिप्रेसर का क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इधर इन इन कंपैरिजन टू एक्टिवेटर्स, तो इधर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाएगा, सिंपल है। जिसका जितना को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो डोमिनेट करेगा। तो बेसिकली एक टाइप का कंपटीशन मैकेनिज्म, ठीक है, कंपटीशन है। तो जिसका जितना जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो डोमिनेट करेगा, सिंपल, ओके। तो ये है 4 टाइप्स ऑफ रिप्रेसर मैकेनिज्म जो कि कंट्रोल कर सकता है ट्रांसक्रिप्शन, okay. So in this unit we are totally focusing on regulation, nothing else, ठीक है। now there is also अभी हम लोगों ने एक चीज जो पढ़ी थी इधर, तो इधर हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए बाइंडिंग डोमेन एंड एक्टिवेटर डोमेन, ठीक है, क्या वो इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं क्या? ये भी क्वेश्चन मार्क है। अगर मैंने इन दोनों को अलग अलग डाला तो क्या एक्टिवेशन होगा? अगर मैंने खाली डीएनए बाइंडिंग डोमेन डाला या एक्टिवेशन डोमेन डाला, तो एक्टिवेशन एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या? क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
तो इसके लिए रन करने के लिए या कोई भी जो प्रोटीन है, ठीक है, अगर मुझे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ई कोलाई पे फॉर एग्जांपल फोकस करना है, बट इधर हम लोग यूकैरियोटिक सिस्टम नहीं देख रहे हैं, है ना। तो यूकैरियोटिक जैसे ईस्ट हो गया, ईस्ट सिस्टम देख रहे, तो उसमें हम लोगों को फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर जीन पे इंटरेस्टेड है एंड हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो उसका ट्रांसक्रिप्शन कब होता है, ठीक है। तो उसमें क्या दिखा रखा है कि डीएनए इफ इट हैज डीएनए बाइंडिंग डोमेन and it also has activation domain. Is it only one protein that is acting as a DNA binding domain also and activation domain? मतलब दोनों डोमेन्स एक ही प्रोटीन में है क्या, एक ही सब यूनिट में है क्या, क्वेश्चन मार्क है, या दोनों दोनों अलग अलग है, ठीक है, एंड दोनों के बीच में कोई एक एक्टिवेशन करने के लिए कनेक्टिंग डोमेन्स हो सकते, ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है क्या दोनों भी, तो हम लोग को वो देखना है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल टू हाइब्रिड एसे सिस्टम है जो कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को स्टडी करता है, ठीक है, डिटेक्ट करता है। तो इधर हम लोग प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स या इंटरेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन है और एक एक्टिवेशन डोमेन है, तो इनके बीच में अगर इंटरेक्शन होगा तब जाके एक्टिवेशन अचीव होता है, नहीं तो नहीं होता, ठीक है, तब जाके ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये कैसे पता करेंगे हम लोग बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सिंपल इधर हम लोग डायरेक्टली, इतना पढ़ने से अच्छा डायरेक्टली हम लोग इधर फिगर में आते हैं। बहुत सिंपल फिगर है, आपको ये आराम से समझने में होगा, ठीक है, ओके। तो इधर डीएनए बाइंडिंग डोमेन है और ये एक प्रोटीन है, ठीक है, उसको बाइंड करके बैठा हुआ। दूसरा प्रोटीन है जो एक्टिवेशन डोमेन को बाइंड करके बैठा हुआ, ठीक है। और तो ये क्या है आपके, जस्ट सेकेंड, ठीक है। तो इधर प्रोटीन देखो, इधर क्या लिखा है, प्रोटीन टू फ्यूज टू एक्टिवेशन डोमेन, तो ये एक्टिवेशन डोमेन को डोमेन पे जाके बैठा हुआ, ठीक है, प्रोटीन। और ये दूसरा डीएनए बाइंडिंग डोमेन पे जाके बैठा हुआ। अभी इसका सिस्टम क्या है कि हम लोगों ने एक पर्टिकुलर जीन लिया जिधर प्रोटीन बाइंडिंग साइट है, मतलब ये इधर आके बैठेंगे, ठीक है, एंड इधर रिपोर्टर जीन है। तो रिपोर्टर जीन हो सकता है ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन होगा, मतलब जब ये दोनों प्रोटीन्स आके बैठेंगे तब ये जो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आपको फ्लोरेसेंस मिल सकता है। जस्ट सेकंड, होना है अभी, इतना जल्दी होना है। विनीता मोरे, वाह, जल्दी आने का। ठीक है, नाउ इधर था, हमें लूज कर गया, ओके, फिर से मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो कि प्रोटीन के साथ फ्यूज हुआ हुआ, ओके, एंड दूसरा वाला एक्टिवेशन डोमेन जो एक्चुअली दोनों भी इंपॉर्टेंट है। पहले डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन आके बैठेगा, फिर वो एक्टिवेशन डोमेन को लाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइट में, देन फिर आरएनए पॉलीमरेज आता है इन द फॉर्म ऑफ होलोजाइम, इफ यू नो अबाउट दैट, होलोजाइम, ठीक है। होलोजाइम इज बेसिकली टाइप ऑफ कंप्लीट एंजाइम, ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स आके मतलब उसको एक्टिवेट करके एंड देन it will go for transcription, ठीक है। now ठीक है, सॉरी। सो इधर प्रोटीन बाइंडिंग साइट है एंड इधर रिपोर्टर जीन। अभी रिपोर्टर जीन कौन सा भी हो सकता है, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन हो सकता है या कैट सिस्टम हो सकता है, वो समझाना अलग टॉपिक है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, आपका ल्यूमिनेसेंट ल्यूसिफरेस एंजाइम भी हो सकता है जिसकी वजह से आपका क्या होगा जब ये खुद अपना लाइट एमिट कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ल्यूसिफरिन ल्यूसिफरेस सिस्टम भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है, या एंजाइम रख सकते हैं जिसमें हम लोग सब्सट्रेट डाले तो वो कलर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इधर रिपोर्टर जीन है एंड रिपोर्टर जीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कैट हो सकता है, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। और ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन हम बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको खाली वो जीन डालना है एंड अगर एक्सप्रेशन हुआ तो आपको ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस मिलेगा, ठीक है, सिंपल है।
अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर दोनों इधर एग्जांपल दे रखा है कि क्योंकि इधर दोनों प्रोटीन्स पे के डोमेन में दूसरे प्रोटीन्स आके बाइंड किए हुए, तो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन एंड एक्टिवेशन डोमेन ये डायरेक्टली बाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, सो इसके वजह से क्या हुआ कि इधर जब बाइंडिंग अचीव नहीं हो रहा तो ट्रांसक्रिप्शन भी अचीव नहीं हो रहा, इधर ट्रांसक्रिप्शन भी बंद होके बैठा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर इमेज में पहला कौन बैठा हुआ है, इधर इधर डीएनए बाइंडिंग डोमेन आके बैठा है, ठीक है। तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन इज इम्पोर्टेंट, या डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो मेन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पहले ही आपका इधर बाइंड करके बैठा और ये इसको बुलाता है और इधर बाइंड करवाता है एक पर्टिकुलर साइट। अगर ये इंटरैक्ट ही नहीं कर रहे दोनों तो ये इसको बुलाएगा ही नहीं, सिंपल, ओके। एंड पर्टिकुलर साइट पे दोनों बैठेंगे, मतलब ये एक्टिवेटिंग डोमेन या जो भी एक्टिवेशन डोमेन आके बैठेगा, एक्टिवेशन डोमेन आके बैठेगा नहीं तो आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, सिंपल है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ये अगर ये अकेला आ गया तो ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, ये अकेला बैठ नहीं सकता तो एक्टिवेशन नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए दोनों प्रोटीन्स की जरूरत होनी चाहिए एंड दोनों प्रोटीन्स इंटरेक्ट करने चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दोनों प्रोटीन्स के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, नहीं तो इंटरेक्शन नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन अचीव नहीं, ठीक है। तो ये रेगुलेशन एट मॉलिक्यूलर लेवल्स पे होता है, ठीक है। तो ये एक केस में क्या था कि आपका इंटरेक्शन नहीं हो रहा तो एक्सप्रेशन भी नहीं होने वाला, आपका जीन एक्सप्रेस नहीं होने वाला। अब दूसरा लेवल पे देखते हैं कि अगर दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। देखो इधर इंटरेक्शन अचीव हो गया, ठीक है। इधर इधर दिख रहा है आपको, दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, ओके। नाउ इसके वजह से क्या हो रहा है, आपका इधर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ये अलग है, ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 40 प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स रहता है जो आके बैठता है एंड देन ये मिल के आरएनए पॉलीमरेज को बुलाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जितना पढ़ा है वो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है, अगर देखेंगे तो ईच एंड एवरी प्रोटीन का एक पर्टिकुलर रोल रहता है, उसको समझना अभी भी बाकी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वे ऑफ इंटरेक्शन रहता है, ठीक है। तो मैंने बहुत सिंपल में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, होपफुली समझा रहेगा। अगर नहीं समझा है तो मुझे बता दो, मैं वापस कुछ रिवीजन लेने की कोशिश करूँ। ये समझ रहे हैं आप लोगों को, ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे। ऊपर से गया, रिवीजन दो, बाउंसर जा रहा है तो बता दो मुझे। यस, समझ रहे हो? अच्छा, ठीक है। रुचा, यस आप पूछ सकते हो, क्या पूछना? अच्छा, हाँ पट्टी मारो। बाकी लोगों को समझ नहीं है। विनीता, दर्शना, वैष्णवी, सलोनी, साहिली, भावना, समझा कि ऊपर से गया, चैताली, निशगंधा, सलोनी, शर्मिला, स्नेहल, समझा कि ऊपर से गया। तो दोनों भी डोमेन्स या दोनों भी प्रोटीन्स, अगर मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में बोलूँ, दोनों भी प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेशन प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट, दोनों मिलके ही ट्रांसक्रिप्शन कैरी आउट करेंगे, अकेले दोनों कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऐसे में एकदम परफेक्टली बताया गया, सॉरी, दोनों को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि प्रोटीन्स इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो सिंपल है, प्रोटीन बाइंडिंग साइट होना चाहिए और रिपोर्टर जीन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगर रिपोर्टर जीन नहीं रहेगा तो आपको पता कैसे चलेगा आपका एक्टिवेशन अचीव हुआ है कि नहीं। ये कौन है अभी?
आपका, ठीक है। तो प्रोटीन बाइंडिंग सेट और रिपोर्टर जीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता कैसे चलेगा कि आपका एक्टिवेशन या ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो रिपोर्टर जीन से पता चलेगा। आप ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन लगा दो, जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ग्रीन फ्लोरेसेंस होगा, सिंपल, ठीक है। आपको खाली यूवी लाइट डालना है और इधर आपको ग्रीन फ्लोरेसेंस मिल जाएगा, सिंपल है। या आप दूसरा भी यूज कर सकते हो, कैट सिस्टम यूज कर सकते हो, या दूसरे सिस्टम्स भी आते हैं वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इधर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन एंड एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स या डोमेन्स जैसे मैं बोल सकते हैं, जब दोनों इंटरैक्ट करेंगे तब ट्रांसक्रिप्शन अचीव होगा। अगर नहीं इंटरैक्ट कर रहे तो अचीव नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है सिस्टम और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट इसके ड्रॉबैक्स भी है। क्या है ड्रॉबैक्स? क्या है कि ये दोनों प्रोटीन इंटरैक्ट करने चाहिए पहली बार, हाँ, नहीं तो अगर प्रोटीन से इंटरैक्ट नहीं कर रहा है तो आपको नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ये दोनों अलग अलग होने चाहिए प्रोटीन, ठीक है। हो सकता है कि एक ही प्रोटीन आपका एक्टिवेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों भी कॉज कर रहा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो उधर आपका वो डिफीट हो जाएगा पर्पस। आप टू ऐसे ये देखिए क्या बोला है, टू हाइब्रिड ऐसे बोला है, तो मतलब दो प्रोटीन्स आके बैठे एंड दोनों हाइब्रिड बना रहे हैं, मतलब बॉन्ड्स बना रहे हैं, ठीक है। ओके। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, ये भी हो सकता है, ड्रॉबैक भी हो सकता है। ये दोनों भी मतलब हो सकता है कि ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा रहेगा, एक्टिवेशन डोमेन आके बैठ गया और डायरेक्टली एक्टिवेशन, तो उधर आपको रिजल्ट्स गड़बड़ मिले। तो एक्सेप्शंस भी है इसके सिस्टम के, ज़रूरी नहीं कि 100% आपको सही सब एवरी टाइम यू विल गेट रिजल्ट्स, फॉल्स पॉजिटिव भी मिल सकता है। हाँ, इसमें जैसे इधर दिखा है सिंगल हाइब्रिड सिस्टम, मतलब क्या, एक ही प्रोटीन आपका दोनों का काम कर रहा है, ठीक है। डीएनए बाइंडिंग का भी काम कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर का भी काम, ठीक है। तो उधर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इधर जो नेक्स्ट इधर टॉपिक दिखा रखा है वो उसमें जो एक्टिवेटर से कैसे बेसल अपैरेटस के साथ क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो दिखाया है, बट वी विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल्स, ठीक है। बट हम लोगों को इधर एक जो मेजर चीज जो पढ़नी है वो है कोएक्टिव, ठीक है। देखो इधर ये एक्टिवेटर हो सकता है। मैं अभी इधर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन की बात नहीं कर रहा, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन माइट बी इन दिस, ओके, इधर हो सकता है, ओके। दिस इज एक्टिवेटेड डोमेन, ये एक्टिवेटर प्रोटीन है। एंड इधर आपका आ गया ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है, जो कि ये सब मिलके आपको आरएनए पॉलीमरेज को बुलाएंगे। ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन कैरी आउट करने में मदद करते हैं। सिंपल है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्टिवेटर्स को इनके साथ भी एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। एक तो डीएनए बाइंडिंग के साथ भी बॉन्ड बनाना पड़ रहा है, मतलब हाइब्रिड बनाना पड़ रहा है, एंड इनके साथ भी कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। जस्ट सेकेंड। ओके, नाउ किधर थे हम लोग, किधर, तो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन एंड तो एक्टिवेटर डोमेन को या एक्टिवेटर प्रोटीन्स को क्या करना पड़ता है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के साथ एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दोनों के साथ बॉन्ड बना, ठीक है। तो हो सकता है ये डायरेक्टली बॉन्ड बनाए ऐसा, या वो इनडायरेक्टली बॉन्ड बना सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट बॉन्ड बनाना? इनडायरेक्ट मतलब ये एक्टिवेटर प्रोटीन के पास इतना इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो डायरेक्टली बॉन्ड बनाए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आपका अगर ये एक्टिवेटर डोमेन है, ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन है,
अगर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है तो, ठीक है, ओके, एंड ये इसके साथ डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बना पा रहा, तो क्या होगा, तो ऐसे केस में एक दूसरा प्रोटीन आएगा और उसको वो इसके साथ बाइंड करेगा, एंड देन जो दूसरा जो प्रोटीन है वो फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड कर सकता है। समझ रहे हैं ऊपर से जा रहा है? फिर से बताओ। समझ रहे? तो इधर क्या इनडायरेक्ट इंटरैक्शन है, तो ये मैं साइड बोर्ड के थ्रू बता सकता हूँ इधर। ये वापस रीलोड हो। तो देखो इधर हम लोगों ने क्या काफी चीजें बात की है। तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर प्रमोटर रीजन, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन आ गया, ओके, एक्टिवेटर प्रोटीन या एक्टिवेशन डोमेन आ गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, एंड देयर आर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, ठीक है, जो भी है, मैंने कॉम्प्लिकेटेड, देयर माइट बी 40 प्लस प्रोटीन्स, ठीक है। नाउ क्या बोल रहा हूँ मैं, ये डायरेक्टली बाइंड कर सकता है या बाइंडिंग मतलब बॉन्ड बना सकता है, या देयर माइट बी सम अदर प्रोटीन इन्वॉल्व, और जो कि इसको जाके बाइंड करेगा, एंड देन ये इसको डायरेक्ट ये इसको बाइंड करेगा, तो मतलब क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट बाइंडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट बाइंडिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये एक्टिवेटर के साथ मिलके ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है, तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कैरी आउट करता है, तो इसको हम लोग को एक्टिवेटर्स भी बोलते हैं, अलग अलग को एक्टिवेटर्स, ठीक है, मतलब जो एक्चुअल एक्टिवेटर के साथ मिलके बॉन्ड बनाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ, तो उनको को एक्टिवेटर्स बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये एक्टिवेटर का ही काम करते, एंड ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बना के एंड देन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट कर सकते, ठीक है। तो एक्टिवेटर को हो सकता है कि स्पेसिफिक को एक्टिवेटर की जरूरत पड़ सकती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर दिखा रखा है, ये एक्टिवेटर है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, एंड ये को एक्टिवेटर, सिंपल है, ठीक है। तो मैंने आई थिंक थोड़ा सा वो बनाया डायग्राम, तो ये को एक्टिवेटर देखो इधर, दोनों का ब्रिज का काम कर, ठीक है, सिंपल है। तो ये एक टाइप का ब्रिज हो गया, ठीक है, और किसके बीच में ब्रिज हो गया, एक्टिवेटर्स और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बोल सकते हैं या बेसल अपैरेटस बोल सकते हैं, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज आके बैठता है, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल कि ये टैफ है, टीएफ है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ नहीं रहे। TF2 है, TFB है, ABD है, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में मैंने बताया, ठीक है। ऑब्वियसली ये ट्रांसक्रिप्शन कैरी आउट होने से पहले ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, एंड इधर आपका रेगुलेशन हो सकता है। रेगुलेशन मतलब क्या, कि आपको इधर कंट्रोल किया जाता है, तो एक्टिवेटर्स को एक्टिवेटर्स कितने प्रोड्यूस हुए, उस हिसाब से ट्रांसक्रिप्शन कैरी आउट हो, ठीक है। अगर ये प्रोड्यूस नहीं होते तो इधर क्या हो जाता है, दोनों के बीच में कोई ब्रिज नहीं है, तो इधर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन बंद ही रहेगा, मतलब इनिशिएट नहीं है, ठीक है। तो इधर रेगुलेशन कैरी आउट हो सकता है, ठीक है। कहीं कहीं जगह आपको ऐसा इधर जैसे इधर दिखा रखा है कि इसको ये डीएनए को पूरा बेंड किया हुआ है, ठीक है, इधर तो एक्टिवेटर्स है और आपके
बेसल अपैरेटस है इधर, ये आई थिंक ये बेसल अपैरेटस इधर है, ठीक है, ये एक्टिवेटर्स है, ठीक है, और इधर आपका अब ये आरएनए पॉलीमरेज आके बैठे ना। आरएनए पॉलीमरेज अकेला नहीं आता, उसके साथ पूरे प्रोटीन्स भी रहते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज होलोजेन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। समझ रहे हैं आपको? यस, एंड देन फिर ये इनिशिएट करेगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, यस नो समझा ऊपर से गया? समझ रहे हो ऊपर से जा रहा है? बता दो मुझे, सिंपल है। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया। अ, ए- मैं अभी इधर एग्जांपल्स की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको समझाने की कोशिश की। ऑब्वियसली इधर जब हम लोग यूकैरियोटिक सिस्टम की बात कर रहे थे, तो इधर आरएनए पॉलीमरेज 2 की बात करें, ठीक है, ठीक है, mRNA RMT सिंपल है, पॉलीमरेज 1 फॉर rRNA, पॉलीमरेज 2 फॉर mRNA एंड पॉलीमरेज 3 फॉर tRNA, ठीक है, सिंपल। तो हम लोग mRNA हम लोग जनरेट कर रहे थे, पॉलीमरेज 2 पे फोकस करें, ठीक है, एकदम सिंपल है। आरएमटी याद रखो यूकैरियोटिक सिस्टम में, तो आरएनए पॉलीमरेज 2 कोड्स mRNA, ठीक है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हो। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन भी दिया हुआ कि इधर एक मीडिएटर्स भी होता है, इस पे भी फोकस करेंगे हम लोग। तो इसमें बताया कि एक्टिवेटर कैसे ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है, एक्टिवेटर्स कैसे स्टिमुलेट करता है, ठीक है। हम लोगों ने ये देखा कि आरएनए पॉलीमरेज आता है, बहुत सारे एक्टिवेटर डोमेन है, प्रोटीन बाइंडिंग डोमेन है, सॉरी डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, को ट्रांसक्रिप्ट को एक्टिवेटर्स, बट एक्चुअल एक्टिवेटर कैसे स्टिमुलेट करते हैं, तो दो मॉडल सजेस्ट किए, मतलब क्या, अभी तक कंफर्मेटरी कंफर्मेशन नहीं है, तो दो मॉडल सजेस्ट, हाइपोथेटिकल मॉडल। पहला क्या बोला कि जो रिक्रूटमेंट मॉडल है, जो जिसने प्रपोज किया, वो क्या बोलता है कि रिक्रूटमेंट मॉडल में क्या होता है कि एक्टिवेटर sole effect is to increase binding of RNA polymerase to promoter। तो मेन पर्पस क्या है एक्टिवेटर का कि एफिनिटी इंक्रीज कर दे आरएनए पॉलीमरेज की टू डीएनए, जिससे ट्रांसक्रिप्शन आपका ज़्यादा हो और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाए, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मेन मॉडल्स है। रिक्रूटमेंट मॉडल मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आपका एक्टिवेटर रहेगा तब जाके आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा डीएनए, नहीं तो बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। अब दूसरा मॉडल क्या बोलते हैं, दूसरा हाइपोथेटिकल मॉडल के कि एक्टिवेटर इंड्यूस सम चेंजेस इन ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या बोला कि दूसरा मॉडल, अल्टरनेट मॉडल में क्या बोला है कि जो आपका एक्टिवेटर्स है वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स में ऐसा चेंजेस ला सकता है ताकि ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, या जो उधर इधर जो बैठे हुए ये वाले, ठीक है, एक्टिवेटर्स इनको इनमें ऐसा चेंज करता है ताकि ये जो आपके बेसल फैक्टर्स है, बेसल कॉम्प्लेक्स है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करे आरएनए पॉलीमरेज इसको, ठीक है, तो ताकि पटक से बाइंडिंग, ठीक है। तो एक्टिवेटर्स इनडायरेक्टली इंड्यूस कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसमें क्या बोला है कि एक्टिवेटर्स क्या कर सकते हैं, कुछ कन्फर्मेशन चेंज करेंगे एंजाइम्स को, जैसे प्रोटीन काइनेज हो गया, जिसके वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी अट्रैक्शन के ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू बेसल फैक्टर्स या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है। तो उसके वजह से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने जैसे बताया 40 प्लस प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज हो गया, एक्टिवेटर्स हो गए, को एक्टिवेटर्स हो गए, तो बहुत बड़ा अपैरेटस हो जाता है।
तो हम लोगों ने जैसे टी वाई लेवल पे देखा कि आरएनए पॉलीमरेज रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए गायरेज रहेगा, और डीएनए डीएनए बाइंडिंग एसएसबीज रहेंगे। और उसके साथ अगर हम लोग देखते हैं तो इतने सारे खाली आपके इनिशिएट करने के लिए इतने सारे प्रोटीन्स हैं। ठीक ठीक है। ओके, अभी इधर एक ये भी दिया हुआ। ठीक है, एक मिनट, मीडिएटर्स के बारे में। तो आरएनए पॉलीमरेज बहुत टाइप के होते हैं, मतलब हम लोग पॉलीमरेज 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के पॉलीमरेज होते हैं, आर एम सॉरी पॉलीमरेज 1 आरआरएनए बनाने के लिए, पॉलीमरेज 2 एमआरएनए बनाने के लिए, पॉलीमरेज से ज़्यादातर टीआरएनए। ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने उतने देखे, 3 होते बेसिक लेवल पे। अभी इसमें और भी मतलब आरएनए पॉलीमरेज में भी डिपेंड करता है, उसमें भी म्यूटेशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हर एक आरएनए पॉलीमरेज एक पर्टिकुलर साइट पे जाके बैठ सकता है, डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें। तो हर एक पॉलीमर आरएनए पॉलीमरेज बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, हर एक सेल के लिए यूनिक हो सकते हैं। ठीक है, और ये होलोसाइन कॉम्प्लेक्स जैसे इधर दिखाया हुआ ये कॉम्प्लेक्स के साथ आता है, अकेला नहीं आता। ये जैसे ये आरएनए, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज रेड वन, यू शेप में। ठीक है, सी शेप में। बट इधर जो बाकी है वो उसके साथ ये इतने सारे दूसरे प्रोटीन्स है जो कि इसके साथ बाइंड होके बैठे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स है। तो आरएनए पॉलीमरेज इज एसोसिएटेड विद 20 सब यूनिट कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज मीडिएटर। इंपॉर्टेंट, मीडिएटर मतलब क्या? अगर मैं बोलूँ सिंप्लीफाइड वर्जन में, ये जो कॉम्प्लेक्स है इट कंसिस्ट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंड मीडिएटर प्रोटीन्स। ये बोलो, आरएनए पॉलीमरेज एंड मीडिएटर प्रोटीन्स। सिंपल है। ये समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे। बाकी लोग ओके। अच्छा, तो ये मीडिएटर प्रोटीन्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर इसमें जीन्स में म्यूटेशंस होते हैं तो ये ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक कर देते हैं। सिंपल। तो ये प्रोटीन ऐसा नहीं है कि ऐसे टाइम पास के लिए, इसमें अगर म्यूटेशंस होते हैं ये प्रोटीन्स में भी, तो ये ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है। तो जो भी ट्रांसक्रिप्शन हो गया, रेप्लिकेशन में जो भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, ईच एंड एवरी प्रोटीन हैज इट्स ओन रोल। एंड अगर उनमें कुछ चेंजेस आते हैं तो वो सेल में भी उतने चेंजेस दिख सकते हैं, इट माइट बी डैमेजिंग ऑल्सो। ठीक है, कोई कोई सप्रेसर ऑफ म्यूटेशंस भी हो सकते हैं, मतलब वो अभी जैसे जो मीडिएटर्स है, अगर कुछ किसी में ऐसा यूनिक म्यूटेशन हुआ जिसके वजह से आरएनए पॉलीमरेज कैन बाईपास अदर म्यूटेशंस। ठीक है, मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल इधर इधर फॉर एग्जांपल देयर इज अ गैप। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, जी ए टी सी। ठीक है, इधर सी आना चाहिए बट इधर अभी आगे बढ़ गए। ठीक है, देयर इज अ गैप। नाउ देयर माइट बी, मैं माइट भी बोल रहा हूँ, हाइपोथेटिकल,
देयर माइट बी सम काइंड ऑफ म्यूटेशन विच कैन बाईपास, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, बाईपास कर लेगा इसको। ठीक है, तो इधर रैंडमली कौन सा भी चारों में से एक आपका न्यूक्लियोटाइड डाल सकते हैं। ठीक है, तो इधर जीप डाल सकते, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इट थिंग इज कि नॉर्मल अगर आरएनए पॉलीमरेज रहेगा वो इधर ही हॉल्ट हो जाएगा, इधर ही रुक जाएगा, इसके आगे बढ़ेगा नहीं। बट क्योंकि कुछ आरएनए पॉलीमरेज में मतलब मीडिएटर्स में अगर म्यूटेशंस होते हैं, तो इट कैन बाईपास दिस म्यूटेशंस एंड ये नॉर्मली कैरी आउट करेगा। मतलब क्या होगा, आपका जीन अभी भी फंक्शनल है, हो सकता है एफिशिएंसी कम हो जाए बट इट वुड बी फंक्शनल। ठीक है, आगे चलते। मैं सब चीज नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इट वुड बी वेरी वेरी लॉन्ग। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका जो आरएनए पॉलीमरेज हो गया एंड इधर जो उसके डोमेन्स हो गए या होलोजाइम के प्रोटीन्स हो गए मीडिएटर, ये दीज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इनमें भी जब आरएनए पॉलीमरेज इसको बाइंड करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे कन्फर्मेशनल चेंज भी आते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो सकते हैं एंड दीज आल्सो कैरी आउट रेगुलेशन। ठीक है, अब ये हो सकता है कि जो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर है उसको रेगुलेट या मॉड्यूलेट करें। ठीक है, क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो ये आरएनए पॉलीमरेज इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि इधर क्या आपका क्या है, ये इधर हिस्टोन है। तो इधर क्या हुआ, ये एक टाइप का स्ट्रक्चर है, जीन का स्ट्रक्चर। इट हैज टू बी चेंज सो दैट ट्रांसक्रिप्शन कैरी आउट हो। तो ये मीडिएटर हो सकता है कि ये हिस्टोन्स को निकालने में मदद करेगा ताकि आरएनए पॉलीमरेज इजीली आगे जा सके। ठीक है, इजीली आगे जा सके। ओके, अगर इजीली इधर अगर ये हिस्टोन्स रिमूव नहीं कर पाएगा तो ये इधर आरएनए पॉलीमरेज इधर ही अटैच है, इधर ही स्टॉप है। ठीक है, इधर से आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्रोमैटिन को रीमॉडलिंग कर सकते हैं। रीमॉडलिंग हम लोग पढ़ेंगे अभी, रीमॉडलिंग करें। ठीक है, रीमॉडलिंग मतलब क्या, जैसे फॉर आपका घर ऐसा है। ठीक है, एंड यू वांट टू चेंज इनटू दिस। ठीक है, आपका ये 2 फ्लोर का घर है फॉर एग्जाम्पल, आपको इधर इसको तोड़ के आप 10 फ्लोर का बना सकते, डिपेंड करता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज रीमॉडलिंग, पूरा का पूरा चेंज करना। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन को या क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर को रीमॉडल किया जा सकता है बाय दिस मीडिएटर्स। जो मीडिएटर है वो दूसरे प्रोटीन्स के साथ बाइंड करके क्या कुछ चीज़ कैरी होती है ना। हम लोगों ने जैसे इधर बात किया था, दीज आर इनहैंसर्स, और इनहैंसर्स का पोजीशन कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो जीन के पहले ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये इधर से इधर ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं जैसे जो आपका एक्टिवेटर्स होता है वो इधर होना चाहिए। ठीक है, आपके प्रमोटर रीजन्स में इधर फिर वो आरएनए पॉलीमरेज को बुलाएगा और इधर जाएगा। बट इनहैंसर्स का पोजीशन कहीं भी हो सकता है रैंडमली, एंड वो कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं आपके जीन्स। ठीक है, ये फंडामेंटल डिफरेंस। दीज आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जैसे ये न्यूक्लियस है तो इधर जो रेड कलर है ये आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है। इधर एक्टिवली जीन मल्टीपल इंटरेक्शंस कर रहे हैं, मल्टीपल जीन इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड इसको क्रोपेरॉन्स बोला जाता है, मतलब क्रोमैटिन ओपेरॉन्स। ठीक है, क्रोमैटिन ओपेरॉन्स। ठीक है, ओपेरॉन हम लोगों ने पढ़ा है। ओपेरॉन क्या है, एक मल्टीपल सेट ऑफ जीन्स का कॉम्प्लेक्स है जिसमें रेगुलेटेड वे में एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये हायर ऑर्डर में मतलब ये क्रोमैटिन लेवल पे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जीन लेवल। ठीक है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी हाई ऑर्डर, मतलब पूरा का पूरा क्रोमोजोम की बात करें तो क्रोमोजोम लेवल पे ये काम होता है, ओपर जीन्स इंटरेक्ट कर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हायर लेवल पे जीन्स इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इट इज़ नॉट सिंपल, इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
हो सकता है शायद आगे जाके हम लोग एआई का हेल्प लेके इसको क्या करें, हम लोग अनरावल कर सकते। ठीक है, समझाइए। यस, नो। सो वन मोर थिंग। ओके, सो हम लोगों ने बात किया कि जो मीडिएटर्स है या रेगुलेशन ऐसे भी होते हैं, फिर और भी रेगुलेशन एंटी सेंस भी, एंटी सेंस या आरएनए आई टेक्नोलॉजी बोला जाता है अभी तो, आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस, आई, आई का मतलब इंटरफेरेंस हो, ये बेसिकली एक टाइप का एंटी सेंस ट्रांसक्रिप्ट्स बनाता है। मतलब क्या बोल, नहीं समझ में ऐसा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा मैं। और दूसरा है इधर डाइसर एंड आर्गोनोट, मतलब आप लोगों ने क्रिस्पर के बारे में सुना रहेगा, क्रिस्पर कैस नई टेक्नोलॉजी, तो सेम उस पे ही बेस्ड है। ठीक है, आरएनएआई अलग वर्क करता है, क्रिस्पर कैस नाइन अलग वर्क करता है, तो हम लोग देखेंगे इसका। मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा इधर डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स के बारे में। ठीक है, तो यू कैन रीड इट इफ यू वांट। ठीक है, ज़्यादातर खाली बताने के लिए कि इधर जिंक फिंगर मोटिफ्स ज़्यादा होते हैं, फिर आपके हेलिक्स टर्न हेलिक्स मॉडल्स होते हैं, एंड हेलिक्स लूप हेलिक्स मॉडल होता है, लूसेंट जिपर भी होता है। ठीक है, और एक एच भी था, किधर गया, हेलिक्स लूप हेलिक्स मोटिव्स भी होते हैं, तो ये रेगुलेटर्स का काम करते हैं। जैसे आपका जो लैक ओपेरोन में लैक रिप्रेसर है, ठीक है, वो हेलिक्स टर्न हेलिक्स मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, तो इधर मल्टीपल डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स होते हैं। हम लोग डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स के बारे में बात करें जो कि डीएनए को प्राइमरीली बाइंड करते हैं। ठीक है, उसका बता रहे कि वो कैसे बाइंड करते हैं, मैकेनिज्म क्या है। तो जिंक फिंगर हो सकता है, हेलिक्स टर्न हेलिक्स मॉडल हो सकता है। ठीक है, हेलिक्स लूप हेलिक्स मॉडल भी है, एंड ल्यूसिन जिपर्स भी है। तो ये एक टाइप का डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स है। ठीक है, कैसे बाइंड करता है वो दिखा रहा है। ठीक है, ये देखो, ये जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो इधर बाइंड किया है। एंड ये जो बीच में जो प्रोटीन्स है वो जिप का जिपर टाइप दिखते हैं, तो इसको ल्यूसिन जिपर भी बोलते हैं। ठीक है, देखो जो रहते हैं इधर ये प्रोटीन्स है, मतलब 1 2 3 4 ऐसा दिखा रखा है। तो ये डोमेन्स है, बाइंडिंग डोमेन्स है, और ये डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, एंड एन टर्मिनल और पॉजिटिवली चार्ज, तो उधर जाके वो लोग बाइंड कर रहे हैं डीएनए स्पेसिफिक एंड स्टेबलाइज भी होता है। ठीक है, ये अभी जिंक फिंगर्स है, आपको दिख रहा है, ये इधर बीच में जिंक है और ये फिंगर जैसे दिख रहा है। ठीक है, इसके लिए इसको जिंक फिंगर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये अल्फा फॉर्म एंड बीटा शीट्स बनाते हैं, एंड दे इंटरेक्ट विद डीएनए, पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं तो आराम से इंटरेक्ट करते हैं, देन इधर रेगुलेशन कैरी होता है। ठीक है, डीएनए बाइंडिंग है तो ये आराम से डीएनए को आराम से बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्रोमैटिन रीमॉडलिंग है, तो वी विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक एंड देन वी विल रिज्यूम। आप वाटर ब्रेक ले लो, पानी पी लो, सांस ले लो थोड़ा। ठीक है, वी विल रिज्यूम।
इनिशिएट करें। ठीक है, चलो। वी आर नाउ फोकसिंग ऑन क्रोमैटिन रीमॉडलिंग। ठीक है, हेलो, am I audible everyone? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so what is chromatin remodeling? तो बेसिकली एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर मैं बताऊँ आपको, सो जैसे फॉर एग्जांपल दीज आर क्रोमैटिन्स, ठीक है, स्टोन्स है, ठीक है, एंड इधर आपका क्या बोलते हैं, डीएनए बाउंड हुआ, ठीक है। अभी अगर मैं इसमें से मुझे ट्रांसक्रिप्शन कैरी आउट करना है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज लाना है, तो ये इसमें से मुझे जो स्टोन्स है वो निकालना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक साइट में स्टोन्स को निकालना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आरएनए पॉलीमरेज इधर आके बैठे। अगर ये नहीं हटेगा तो आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट सिट इनटू अ पर्टिकुलर साइट एंड ट्रांसक्रिप्शन कैरी आउट नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं हिस्टोन्स को निकाल रहा हूँ तो इट इज नथिंग बट रीमॉडलिंग, ठीक है। हिस्टोन्स को निकाल रहा हूँ या वापस, जैसे ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया, अब इसमें वापस स्टोन जाएगा एंड इसके अराउंड आपका डीएनए बाइंड अप होगा, ठीक है। तो रिवर्स दोनों में जगह में काम कर सकता है, ठीक है। स्टोन अंदर आ सकता है या स्टोन निकाला जा सकता है, ठीक है। दोनों में से एक ही काम करेगा, हिस्टोन ऐसे अंदर रहेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और अगर आरएनए पॉलीमरेज फॉर एग्जांपल इधर आ गया, सॉरी, इधर आरएनए पॉलीमरेज आ गया एंड दिस विल कैरी आउट ट्रांसक्रिप्शन, तो वो हिस्टोन को अंदर आने नहीं देगा जब तक उसका काम खत्म नहीं होता, सिंपल है। तो मतलब एक बार में एक ही चीज हो सकती है, हिस्टोन अंदर रह सकता है या आरएनए पॉलीमरेज रह सकता है, दोनों भी एक साथ नहीं है, एक साइड, समझाइए, क्लियर फैक्ट है, समझा ऊपर से गए, बता दो मुझे, ये समझा फैक्ट, समझाइए। तो हिस्टोन रहेगा या आरएनए पॉलीमरेज रहेगा, दोनों में से दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, आइदर और, ठीक है, ठीक है, ओके। तो जैसे इधर दिख रहा है, इन इनएक्टिव स्टेट न्यूक्लियोसोम्स आर प्रेजेंट एंड दे प्रिवेंट बेसल फैक्टर एंड आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम बाइंडिंग। जब इनएक्टिव स्टेट में है तो जब न्यूक्लियोसोम फॉर्म में, मतलब स्टोन्स आर, स्टोन के आजू बाजू पूरा डीएनए है, तो वो प्रिवेंट करेगा आरएनए पॉलीमरेज एंड बेसल फैक्टर्स को बाइंड करने से। पर जब एक्टिव स्टेट रहेगा तो जो बेसल अपैरेटस है उसमें प्रमोटर आके बैठ जाएगा एंड हिस्टोन्स जो है इट दे कैन नॉट बाइंड टू इट, ठीक है, दोनों इनकम्पैटिबल है एक दूसरे, ठीक है। तो अगर मुझे इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में जाना है तो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर को मुझे चेंज करना पड़ेगा या परट्यूब करना पड़ेगा, perturbed perturbed in order to allow binding of basal factor, ठीक है। मुझे हिस्टोन्स को निकालना पड़ेगा ताकि मेरे बेसल फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करें, ठीक है। दिस इज नथिंग बट क्रोमैटिन रिमॉडलिंग, जिसमें हम लोग क्रोमैटिन में को इंड्यूस कर रहे चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एकदम सिंपल है जो मैंने बताया वही है, ठीक है। तो इधर अभी क्या है, ये पूरा स्टोन है, टाइटली बाइंड है, आरएनए
सॉरी डीएनए जो इधर वॉयलेट कलर या ब्लू कलर में दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। नाउ आरएनए पॉलीमरेज एंड बेसल फैक्टर कैन नॉट बाइंड, ठीक है। बट जैसे ही मैंने हिस्टोन निकाल दिया, आरएनए पॉलीमरेज इधर आके बैठ जाता है, ठीक है। एंड अब अगर आरएनए पॉलीमरेज है तो हिस्टोन आके नहीं बैठ सकते, ठीक है। इधर सिंपल है, ओके। तो हिस्टोन रिमॉडलिंग जरूरी नहीं खाली मैं ये इतना बता रहा, ये ऐसा हो सकता है। तो इधर रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स आता है। रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स को ऑब्वियसली एटीपी चाहिए, एटीपी इज रिक्वायर्ड ताकि ये हिस्टोन को निकाल सके, ठीक है। हिस्टोन को निकाल दिया, उसके बाद जाके आरएनए पॉलीमरेज आता है, ठीक है। तो ये रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स रहता है, मतलब दीज आर नथिंग बट सेट ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ऑक्टामर को निकाल जो हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर किससे बनता है, H2A H2B, ठीक है, H3 एंड H4, इनके दो दो सब यूनिट्स रहते हैं। तो मतलब दो H2A, दो H2B, दो H3 एंड दो H4, मतलब कितने हो गए टोटल, टोटल 8, ठीक है। तो ये ऑक्टामर है ना, जो हिस्टोन्स का ऑक्टामर है उसको निकाला जाता है, और ये दूसरे प्रोटीन आके निकालते हैं, उसको एटीपी का रिक्वायरमेंट रहेगा 100%, ठीक है। वो हट गया, तब जाके आरएनए पॉलीमरेज बैठ सकता है, ठीक है, एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा, सिंपल है, ठीक है। अभी क्या क्या होता है कभी कभी, तो हिस्टोन जब हम लोग रिमॉडलिंग बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं खाली ट्रांसक्रिप्शन के लिए हो सकता है, हो सकता है कि आपका जो हिस्टोन्स है, सॉरी इधर एक मिनट चलते जाना है, ओके। तो आपका जैसे फॉर एग्जांपल हिस्टोन है, एक इधर है, एक इधर है, तो इधर एक एक स्टोन लाइक लेके आ सकते हैं, ठीक है, एक और स्टोन्स लेके आ सकते हैं, तो ये भी एक टाइप का रिमॉडलिंग है। या अगर ऐसा हिस्टोन्स है और मुझे हिस्टोन्स को स्लाइड करना है, क्या करना है, स्लाइड करना है। जैसे आप ग्लास ग्लास जो है आपके इधर विंडो में, विंडोज उसको स्लाइड करना बोलते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्लाइड करेगा तो ये जो आपके स्टोन्स है वो आजू बाजू में आ जाएंगे। क्यों क्यों करना, क्योंकि दीज आर करंटली, जैसे अभी मैंने इधर दिखाया, ये स्टोन्स के बीच में काफी ज्यादा गैप है, तो मतलब क्या होगा, इधर आरएनए पॉलीमरेज आके इधर ट्रांसक्रिप्शन इजीली कैरी आउट कर सकता है। बट अगर मैं हिस्टोन्स को स्लाइड करूंगा तो इससे क्या हो जाएगा, गैप रिड्यूस हो जाएगा, एंड इधर ट्रांसक्रिप्शनली इट विल बी एन इनएक्टिव स्टेट, ठीक है, समझा ये। मतलब सारे विंडोज एक के ऊपर एक आ जाएंगे तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको उसमें वो इनएक्टिव है, इनएक्टिव स्टेट, ठीक है। समझ रहे हैं, ऊपर से जा रहा है, बता तो मुझे क्या होता है रिमॉडलिंग, स्टोन रिमॉडलिंग, यस, समझा ऊपर से गए, ठीक है, ओके। सो अच्छा, रीमॉडलिंग कर रहे हैं तो जैसे अगर मुझे घर रिनोवेट करना है तो उसके लिए भी पैसा लगता है, वैसे ही इधर रीमॉडलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का इनपुट रहेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, ओके। ऐसा कुछ नहीं कि फ्री में काम हो जाएगा, नहीं, एनर्जी प्रोवाइड करना ही पड़ेगा ताकि ये चेंजेस आ सके, ठीक है, ओके। तो इधर एटीपी का रिक्वायरमेंट रहेगा और ज़्यादा हाई एटीपी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत कम एटीपी में काम होता है, नहीं, ज़्यादा एटीपी लगता है, ठीक है, ठीक है। अभी अल्टरनेट आउटकम्स भी हो सकते हैं, जैसे क्रोमेटिन रिमॉडलिंग के लिए ज़रूरी नहीं खाली ट्रांसक्रिप्शन के लिए, दूसरे भी हो सकता है, जैसे स्लाइडिंग हो गई, ठीक है, जिससे क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन प्रोटीन्स में जो रिलेशनशिप है उसमें चेंजेस आएंगे, जिससे ज़्यादातर वो
ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो सकता है। मैं स्पेसिंग भी कैरी आउट कर सकता हूँ, मतलब अगर जैसे ये इधर ये ऐसा हिस्टोन है और मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब क्या करना है, इसमें स्पेस लाना है, तो ये भी एक टाइप का हिस्टोन रिमॉडलिंग ही हो जाता है। ठीक है, ओके। तो जितना ज़्यादा स्पेस रहेगा उतना ज़्यादा ये क्या बोलते हैं आपका एक्टिव स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक्सटेंसिव चेंज में आपका H2A एंड H2B डाइमर्स को निकाल दिया जाए ताकि खाली H3NH4 ही बचे टेट्रामर। ठीक है, एंड इट विल लीव, तो उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये भी पता है कि रीमॉडलिंग कैन ऑल्सो एक्ट टू प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन। कैसे रीमॉडलिंग ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो थिंग इज कि जो प्रमोटर है, प्रमोटर साइट्स आर बेसिकली हिडन। ठीक है, हिडन। आप प्रमोटर को आप उधर अवेलेबल ही नहीं रखो उसके। अगर प्रमोटर के साथ आपका प्रोटीन्स अटैच्ड है, ठीक है, आपका स्टोन्स अटैच्ड है, तो उधर आरएनए पॉलीमरेज आके बैठ ही नहीं पाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, आइदर आरएनए पॉलीमरेज आके बैठ सकता है या हिस्टोन। तो अगर आपका प्रमोटर रीजन ही आपका हिस्टोन के साथ बाइंड कर रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ कैसे बाइंड करें? सॉरी, तो आरएनए पॉलीमरेज कैसे बाइंड करें? सिंपल है। ठीक है, दोनों भी नहीं हो सकता। इधर क्या होता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है एट डीएनए लेवल, ट्रांसक्रिप्शन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है? और रीमॉडलिंग ऐसा भी होता है कि आप क्रोमैटिन को मैनिपुलेट करो ताकि जो अगर डीएनए डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर भी करना है। ठीक है, तो उसको रिपेयर के प्रोटीन्स आने चाहिए सारे, डीएनए रिपेयर के प्रोटीन्स। तो उधर क्या होगा, हिस्टोन्स को निकाल दिया जाएगा और डीएनए रिपेयर प्रोटीन्स सब आ जाएंगे। और जब तक डीएनए रिपेयर नहीं होता तब तक वो उधर ही रहेंगे, और जैसे रिपेयर हो जाता है फिर वापस आपके जो स्टोन्स वापस आ जाएंगे एंड देन इट विल रीमॉडल। ठीक है, ठीक है। So it is a ATP dependent, highly ATP dependent chromatin remodeling complex, and इसमें ATPase रहता है, ATP सिंथेस नहीं रहता। ATP सिंथेस मतलब क्या, आपका ATP सिंथेसाइज करना। ओके, और जो ATPase है मतलब ATP यूटिलाइजेशन, ATP को तोड़ना। ठीक है, ATP को कन्वर्ट करना इनटू ADP एंड ठीक है, ओके। ठीक है, तो इधर आपका ये दे रखा है रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस है SWI SNF, और ये इसको इधर दे रखा है कि इधर। ओके, ये ईस्ट में दिखाई देता है, एंड इसको इसमें अगर म्यूटेशन हुआ तो प्रॉब्लम है। तो SWI क्या ये स्विच करता है मीटिंग टाइप को, एंड SNF सुक्रोज नॉन फर्मेंटिंग, मतलब अगर म्यूटेशन हुआ उसमें तो सुक्रोज को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। नॉर्मली यीस्ट सुक्रोज को यूटिलाइज करके शुगर केन का ही यूज है ना। यीस्ट किसके लिए यूज करते हैं कि जो आपका शुगर केन है वो आप उसको इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसमें सुक्रोज यूटिलाइजेशन रहता है। बट अगर इसमें म्यूटेशन हुआ तो आपका सुक्रोज यूटिलाइज नहीं पाएगा। और SWI क्या करता है, मेटिंग टाइप स्विच करता है, मतलब अल्फा फॉर्म से आई थिंक दूसरे फॉर्म में रहता है, ए फॉर्म में। ठीक है, तो दो फॉर्म रहते हैं, अल्फा फॉर्म एंड ए फॉर्म। ठीक है, अभी जो इधर जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे न्यूक्लियोसोम स्लाइडिंग है, तो ये देखो इधर गैप्स आ रहे हैं। ठीक है, और इधर इधर देखो, इधर सॉरी, इधर स्लाइड करेगा तो इधर देखो, ये जो इधर एक्टिव था अब ये इधर आ गया। ठीक है,
इधर क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। स्पेस एडजस्टमेंट दूसरा है कि आपके देखो इधर बीच में प्रॉपर स्पेस नहीं है। आप देखो जब स्लाइडिंग के बाद प्रॉपर स्पेसेस आ गए, ठीक है। एंड न्यूक्लियोसोम डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसको चेंज, इसमें गैप्स इंट्रोड्यूस कर, इधर गैप्स आ गए, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट क्रोमोसोम रिमॉडलिंग। हाई एटीपी रिक्वायरमेंट रहता है इसमें, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हो, इजी है। कुछ कई कई जगह आपको डिफिकल्टी रहेगा तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा रिमूव कर दें, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट, वी विल लर्न अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स इन सेम, नेक्स्ट सेम, सेम टू, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ओके। नेक्स्ट है ओके, अच्छा एक मिनट, हाँ। मैं खाली ऊपर ऊपर से लेके जा रहा हूँ, इसमें हम लोग वी विल नॉट गो इनटू डिटेल। खाली ऊपर से हम लोग खाली इमेज देखेंगे एंड देन वी विल स्विच ऑफ, ठीक है। वी विल कंक्लूड दिस लेक्चर फॉर मॉर्निंग, ठीक है। इवनिंग का भी है सेशन। नाउ अगर आप इधर देखेंगे तो सीक्वेंस स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जो कि बाइंड कर रहे हैं डीएनए को। देखो इधर ये वाला, ठीक है। तो ये इधर प्रोटीन डीएनए को बाइंड कर रहा है, ठीक है। एंड ये रीमॉडलिंग कॉज करेगा, ठीक है। तो ये जैसे एक पर्टिकुलर साइट पे डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन आके बैठ गया, ठीक है। ये क्या करेगा, रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स को रिक्रूट करेगा, क्या करेगा, रिक्रूट करेगा, मतलब उसको बुलाएगा कि आ जा भाई, इधर आ जा, और इधर से हिस्टोन्स को निकाल, तो ये हिस्टोन्स को निकाल देगा, ठीक है, ऐसा। तो ये क्या बेसिकली क्या कर रहा है, रीमॉडलिंग कॉज कर, ठीक है। तो इधर एक्टिवेटर्स हो सकते हैं, रिप्रेसर भी हो सकते हैं। अभी रिप्रेसर हो सकता, अगर रिप्रेसर होगा तो क्या करेगा वो, ये इसका रिवर्स में कैरी आउट करेगा, ठीक है, फंक्शन। तो इधर क्या है, ये एक्टिवेटर क्या कर रहा है, डीएनए को बाइंड कर रहा है, ओके, स्पेसिफिक साइट में जिधर जिसको उसको आरएनए पॉलीमरेज, मतलब उसको आरएनए एक्सप्रेशन का डीएनए एक्सप्रेशन करना है, सॉरी। तो डीएनए पर्टिकुलर डीएनए एक्सप्रेस करना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ लैकोपेरॉन हो गया या कुछ और हो गया, लैकोपेरॉन में यूकेरियोट्स के बारे में बात करें तो इधर हो सकता है गैलेक्टोस यूटिलाइजेशन या सुक्रोज यूटिलाइजेशन का जीन रहेगा, ठीक है। तो इधर आके बाइंड किए, रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स को बुला के इधर चेंजेस कैरी आउट किए। नाउ चेंजेस हो गए तो अभी ये रिक्रूट कर लेगा आरएनए पॉलीमरेज को, इधर इधर से एंजाइम प्रोड्यूस होगा, और ये इधर सुक्रेस, एग्जांपल है, सुक्रेस एंजाइम प्रोड्यूस होगा जो सुक्रोस या जो सुक्रोज को तोड़ेगा, ठीक है। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, ये थोड़ा हाई लेवल है, तो वी विल अवॉइड दिस, क्योंकि जैसे इधर दिखा रखा है ये आपका रीमॉडलिंग जबरदस्त हो रहा है आपके, देखो ये पूरा का पूरा रीमॉडल हो चुका है, ठीक है। इधर पूरा का पूरा खाली है, और आपने इधर देखा अगर टाटा बॉक्स देख रहे हो, मतलब क्या है, इधर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो रहा है, ठीक है। और इधर से इनिशिएट हो जाएगा और ये पूरा का पूरा आरएनए जनरेट हो रहा है। इधर देखो ये क्या है, ये स्टॉप है, मतलब ये आगे इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि टाटा बॉक्स इज क्या बोलते हैं आपका, छुपा हुआ, इट इज हिडन बाय
सॉरी, मैं कब से नहीं था इधर, मतलब एज इन देयर वाज अ ये कब हुआ, अभी कनेक्शन लॉस कभी हुआ स्टूडेंट्स? हेलो। सर अभी 1 मिनट हुआ। ओके, ठीक है, थैंक गॉड। ओके, नो प्रॉब्लम। सो वी विल कंटिन्यू विद हिस्टोन एसिटाइलेशन इन इवनिंग। होपफुली आप लोगों को समझ में आया जितना मैंने पढ़ा है, ये वाला भी आगे समझ में आया रहेगा। ठीक है, समझ में आया कि ऊपर से गया, बता दो मुझे। यस, नो। इधर इधर दे रखा है, देखो टाटा बॉक्स है, टाटा बॉक्स इज इनएक्सेसिबल राइट नाउ। ठीक है। एंड जैसे ही इधर स्टोन रीमॉडलिंग होता है तो टाटा बॉक्स इज नाउ अवेलेबल। आप लोगों को पता है टाटा बॉक्स इज लाइक -35 -10 रीजन। तो इधर क्या है, टाटा बॉक्स वॉज इनएक्सेसिबल, तो इधर ट्रांसक्रिप्शन बंद हो रहा था। इधर जैसे ही टाटा बॉक्स इज अवेलेबल, आरएनए पॉलीमरेज और सब चीज़ आ जाएंगे, एंड नाउ ट्रांसक्रिप्शन विल टेक प्लेस, इधर रीमॉडलिंग होगा ऑब्वियसली। ठीक है। यस। समझा या नहीं समझा मुझे बता दो, एंड देन आई विल टेक अटेंडेंस। इफ यू वांट सम रिपीट, आई विल ऑब्वियसली, आई एम हैप्पी टू टेक। समझा? यस एवरीवन। ओके, नहीं समझा रहेगा तो यू कैन गो टू द गो थ्रू दिस